नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के क्लास 6 के भूगोल के 4 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और 5वां चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल की जब बात आती है तो वायुमंडल, जलमंडल और साथ में स्थल मंडल, इन्हीं पर हमको चर्चा करनी होती है। कक्षा 6 की ये किताब है, क्लास 6 स्टैंडर्ड पर हमको इसको डिस्कस करना है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको इससे एडवांस ज़रूर बताऊंगा जितनी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले आपने देखा, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है और जीवन होने का कारण ये बताया गया कि यहाँ पर जल की उपस्थिति है और यहाँ पर वायु की उपस्थिति है। अगर जल और वायु को हटा दिया जाए तो हमको जीवन नहीं मिल पाएगा और हम रहते कहाँ हैं? स्थल पर। तो ये जो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है, यानी भूमि है, जल है और हवा है, ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह पर इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों के आपस में मिलने से एक ऐसा परिवेश बनता है जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ये जो परिवेश है, ये जो घटक हैं, वो एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां पर हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। जहां पर स्थलीय भाग है वो स्थल मंडल है। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? भूमंडल। उसको क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमि, भूमि से बना है भूमंडल। तो ये जो भूमंडल है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो ये भूमंडल या स्थल मंडल है। और गैस की परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, किसको घेरे हैं? पृथ्वी को। उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जहां पर जल पाया जाता है, चारों तरफ जिस देखेंगे आपको समुद्र नजर आएंगे। जब आप मैप में इन चीजों को देखेंगे तो देखिए ये आपका स्थलीय भाग है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और इसके चारों तरफ देखिए, ये अफ्रीका के चारों तरफ, नहीं बड़ा तो छोटा ही सही, इधर भी नॉर्थ में। आप इधर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, इसके तो लगभग चारों तरफ ही। आप अपने एशिया में देखिए, भारत के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 3 तरफ सब आपको जल जल नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ आपको जल नजर आएगा। नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ ही आपको इधर बर्फीली स्थिति पाई जाएगी क्योंकि ये ध्रुवीय स्थिति है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। और इधर आप आएंगे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में तो आपको जल। तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा जलीय भाग है। तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन्हीं से मिलकर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जहां पर जल, स्थल और वायु ये तीनों एक साथ मिलते हैं। यहां पर क्या मिल रहे हैं? जल, स्थल और वायु। थोड़ा सा और अच्छे से करना हो तो वायु ऊपर कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। ये जल कर लीजिए, स्थल कर लीजिए और वायु, ये जहां पर मिलते हैं तो एक साथ जहां पर ये मिलेंगे यहीं पर जीवन की स्थितियां पाई जाएंगी, यहीं पर लाइफ पाई जाएगी, है ना, यहीं पर लाइफ पाई जाएगी। तो सभी प्रकार के जीवन इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाते हैं, जल, स्थल और वायुमंडल, हवा के कारण। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? भू कहेंगे स्थल को, जल, जल हो गया जलमंडल से, और वायुमंडल से आप कह दीजिए हवा। अब चलिए हम एक एक चीज देखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूमंडल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमंडल। चलिए, भूमंडल जो हमारा है, जो आपको ठोस नजर आ रहा है वो हमारा भूमंडल है। जो भूपर्पटी चट्टानों से बनी हुई आपको दिख रही है वो भूमंडल है। मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ जो दिख रहा है वो भूमंडल है। और जीवों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति यहीं से होती है। जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की प्राप्ति इसी से होती है।
है ना। जो भूपर्पटी है ये भूमंडल, भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। तो भूपर्पटी की जो चट्टान है वो इसका हिस्सा है, और मिट्टी की पतली परत, नोट करते चलिएगा, मिट्टी की पतली परत से ये बना हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए भूमंडल क्या है तो आप ये बता देंगे। और जीवों के लिए जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो इसी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की सतह को हम मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक हम क्या कहते हैं, महाद्वीप, एक को क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो महाद्वीप ये हो गया, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, महासागर। अभी आपको मैप में दिखाया था ना, चलिए फिर से देखिए। ये जो है आपका, ये महासागर है पूरा ये हिस्सा, और जो ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे महाद्वीप हैं। महासागरों में भी ये प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जब इस मैप को आप ऐसे ग्लोब में देखेंगे तो इस 2D को जब 3D में करेंगे, प्रशांत महासागर वाला हिस्सा आके जुड़ जाएगा ना, तो ये और ये दोनों प्रशांत महासागर हैं। लेकिन प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा जो है वो ईस्ट पैसिफिक ओशन है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा। हालांकि ये पूरब में आपको मैप में दिख रहा है, क्योंकि मैप में जो दिशा होती है वो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट। उसके बावजूद आप जब इसको जोड़ देंगे, इसमें ऐसे ये राउंड कर देंगे, तो ये वाला जो हो जाएगा ये पश्चिमी प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का, और ये ईस्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये महाद्वीप और महासागर हो गए। बड़े जलाशय हैं उनको महासागर कहा जाता है, बड़े बड़े जो भूखंड हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से आपको जुड़े मिलेंगे। ये प्रशांत महासागर अटलांटिक से, अटलांटिक हिंद से, और हिंद फिर प्रशांत से, इधर ये अंटार्कटिका है और इधर ये आर्कटिक है। ये सब कनेक्टेड है। हालांकि एक दूसरे प्रशांत महासागर की विशेषताएं अलग अलग पाई जाती हैं। कोई ज़्यादा गहरा है, कोई अभी जवान है, तो कोई बूढ़ा है, वो सब अलग बात है, लेकिन ये सब जुड़ी जुड़ी है। लेकिन जो स्थलीय भाग है वो सभी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए बिल्कुल अलग है, एशिया और यूरोप जुड़ा हुआ है, एशिया और अफ्रीका की भी कनेक्टिविटी थोड़ी है। लेकिन अगर आप कहें कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है तो ऐसा नहीं है। एक समय था जब ये जुड़े थे। जब आप आगे की क्लासेस में पहुंचेंगे तो ये चीजें आप पढ़ेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि जो पानी होता है, जो जल होता है, जल में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये बह के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तरल है, तरल में मिश्रित होने का गुण पाया जाता है। लेकिन भूखंड तो अलग अलग है। एक समय ये जुड़े थे, बाद में हम कभी उच्च क्लास की जब NCERTs पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अब समुद्री जो जल है वो सभी जगह अगर आप देखेंगे तो आप मान लीजिए कि एक कोई बर्तन आपने रख दिया और इस बर्तन में आपने जल डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ये भरा रहे एक तरफ खाली, या इस बर्तन में आप डालेंगे जल तो ऐसे नहीं भरेगा कि ऐसे भर जाए। इसका क्या होता है, ये सतह जो लेवल है ये बिल्कुल बराबर समान लेवल ऐसे आ जाता है। तो समान लेवल आ जाता है यानी कि जो ये पूरी पृथ्वी है उसको आप मान लीजिए कि एक बाउल है, एक कटोरा है, तो उसमें अगर आप जल भरेंगे तो उसका जो लेवल होता है, जो इसका स्तर होता है वो समान होता है। इसीलिए जब ऊंचाई मापना होता है हमको स्थलों की, तो हम क्या कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। स्थल की ऊंचाई कैसे मापी जाती है, समुद्र तल से मापी जाती है। समुद्र तल को शून्य मान लिया जाता है। बाकी आप देखेंगे कहीं पे रोड ऊपर है, कहीं पे नीचे है, कोई हिस्सा ऊंचा है, कोई नीचा है, तो रोड इसीलिए ऊंची नीची होती है। तो भूखंड में समान धरातल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ऐसे जैसे आप ये आपकी बाल्टी है उसमें जल भर रहे हैं तो बराबर स्तर रहता है। किसी तालाब को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि जल ऐसे ऊंचा एक जगह उठाए फिर नीचा है, तो ऐसे समुद्र का जल भी बराबर होता है। इसी कारण से जब हम भूखंड की ऊंचाई मापते हैं तो हम उस समय कहते हैं समुद्री सतह से ये कितना ऊंचा है। स्थल खंड की ऊंचाई समुद्री तल से मापा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो स्थलीय खंड है इसमें पर्वत पठार भी पाए जाते हैं। ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो ऊंचाई स्थलीय खंड पे मिलेगी, और अगर गहराई पूछी जाए तो वो कहाँ मिलेगी, वो महासागरों में मिलेगी। अब दो फैक्ट आप यहां पर देखिए।
दो चीजें। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है, तो आप तुरंत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या इस क्लास में आप पढ़ रहे हैं कि सबसे ऊंचा शिखर एक पाया जाता है, जो ऊंचा है उसको शिखर बोल देते हैं। तो हम कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है ये क्या है, माउंट एवरेस्ट। और ये कितना ऊंचा है, ये 8,848 मीटर ऊंचा है। 8,848 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, इसको फिट मत करिएगा, ये 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 8.848 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई को हम नॉर्मली मीटर में ऐसे दिखाते हैं, दूरी को किलोमीटर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हो गया। अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, सबसे गहरा भाग कौन सा है, सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आपको यहां पे बताना होगा मैरियाना ट्रेंच के बारे में। मैरियाना ट्रेंच, और मैरियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो पाई जाती है लगभग 11,022 मीटर। अब आपसे कोई कहे कि ऊंचाई और गहराई, जैसे ये वाटर लेवल है आपका, ये क्या है, सी लेवल है, समुद्र स्तर जो है ना, जो हम जल स्तर मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि उसमें हम कहते हैं कि हम समुद्र तल से, तो ये सी लेवल है, समुद्र का तल है, तो इससे ऊंचाई पे कितना हम चले जाए, मान लो माउंट एवरेस्ट ये है तो ये 8,848 मीटर, और मैरियाना ट्रेंच ये है, यानी कि गहराई में 11,022 मीटर। तो ऊंचाई और गहराई दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 11,022 और ये 8,848, तो 8 2 10 0, ये 7 और ये हो गया 8 9, 19,870 मीटर, 19,870 मीटर ये डिफरेंस आ गया सबसे नीचे से सबसे ऊंचे ऊपर जाने पे, ऊंचाई और निचाई के बीच में। समुद्र की गहराई और पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतना ज्यादा अंतर है, इतना ज्यादा अंतर। ठीक है, अब ये जो महाद्वीप आपने देखे, ये महाद्वीप, ये वाले महाद्वीप, ये महाद्वीपों की संख्या कितनी है, आपसे कोई पूछे कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर माना जाता है कि ये 7 महाद्वीप है। इनकी संख्या क्या बताई जाती है, 7 महाद्वीपों की। कौन कौन से महाद्वीप हैं जरा ये बताइए हमको, और इसको आपको याद भी रखना है। कभी कोई आपसे पूछे कौन कौन से महाद्वीप हैं तो तुरंत बताना है। 7 महाद्वीप है, तो एक यहां पर हेडिंग बनाइए, महाद्वीप, और महाद्वीप को कहते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स। तो ये कितने हैं, 7, और ये 7 कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लिखिए एशिया, दूसरा आप लिखिए यूरोप, ठीक है, तीसरा आप लिखिए अफ्रीका, ये एक में जुड़े हुए हैं, तीनों कर लीजिए, अफ्रीका, ये तीनों याद हो गए ना, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, फिर आप इधर आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका, फिर आप लिखिए साउथ अमेरिका, ये 2 हो गए। फिर एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6, और 7 नंबर पे आप लिख लीजिए अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका, ये आपके महाद्वीप हो गए, जिसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहिए या महाद्वीप कहिए, एक ही बात है। ये आपके हो गए 7 महाद्वीप। अब यहां से क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें से कई प्रश्न आपसे बन जाते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के, तो उन प्रश्नों को भी हमको कर लेना चाहिए, ध्यान में रख के उसको पढ़ना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तुरंत आप बताइए कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुल क्षेत्रफल जितना टोटल महाद्वीपों का है उसमें से 1/3 एशिया का है, 1/3 ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स एरिया, जो टोटल कॉन्टिनेंट का एरिया है उसका 1/3 तो एशिया का ही आ जाता है, ये बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो आपका हो जाएगा, बताइए, याद है आपको कि नहीं? बिल्कुल ये चीजें रटी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, यहां पे जो लास्ट में लिखा हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप यही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, ये कौन सा है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ, समुद्रों से घिरा हुआ है, और इसीलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये द्वीप टाइप का है, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये दो तो आपको याद ही हो गए। ठीक है, अब हम अन्य महाद्वीपों पे चलते हैं। जस्ट इसके बगल में आपने देखा यूरोप। यूरोप का एरिया, ये वाला एरिया पूरा यूरोप का है। ये आप देखेंगे, ये वाला एरिया, ये यूराल पर्वत से एशिया और यूरोप ये दोनों अलग होता है। यहां पर ये सीमा बनाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी हिस्से में है, और एशिया के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, और ये किससे अलग होता है? यूराल पर्वत से। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब जो 66.5 डिग्री यह अक्षांश रेखा है, ये यहां से होकर गुजरती है। तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ आपको मिलेगा, पूरब में ये घिरा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे एशिया के बाद में सेकंड पोजीशन पे पूछा जाए एरिया में किसका है स्थान, तो सेकंड स्थान है आपका अफ्रीका का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है, इससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरने वाला अकेला, जहां से गुजरते हैं ये अकेला महाद्वीप है। अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध में भी भाग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहां से विषुवत रेखा गुजर रही है, तो बड़ा भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में, अपेक्षाकृत उससे छोटा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण इन दोनों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इस विषुवत रेखा के हिसाब से ही ये हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अफ्रीका आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे ना कि तीनों यहां से गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान यहां पे पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ये। विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं पे पाई जाती है, नील, जो अफ्रीका से बहती है। ठीक है, तो पहला स्थान हो गया एशिया का एरिया में, और दूसरा स्थान हो गया एरिया में अफ्रीका का, और सबसे लास्ट में 7th पोजीशन किसकी हो गई? ये ऑस्ट्रेलिया की 7th पोजीशन, सबसे छोटा। ये एरिया की बात हम कर रहे हैं। 3rd पोजीशन पे ये नॉर्थ अमेरिका आता है। इसका क्या स्थान है? 3rd। एरिया के लिहाज से तीसरा स्थान इसका है। और ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों को आप देखिए, ये देखिए यहां से बिल्कुल छोटा सा सकरा हिस्सा है, उससे कनेक्ट है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है ना, पनामा स्थल संधि, इसको क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। इससे ये कनेक्ट है, ये है यहाँ पर पनामा स्थल संधि, उसी से ये कनेक्ट है। और ये महाद्वीप पूरी तरीके से कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर देखिए, ये आप विषुवत रेखा देखेंगे, विषुवत रेखा की पूरा उत्तर में स्थित है, कुछ भी दक्षिण में नहीं है। एशिया भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, मतलब भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यहां पर कुछ हिस्सा देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्णतः ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अमेरिका के बारे में आप कह सकते हैं कि ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। तीन ओर से ये सागरों से घिरा हुआ है, महासागरों से। इधर आपके प्रशांत महासागर, इधर आपका अटलांटिक महासागर, ये आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे, अगला जो जाएंगे वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो हिस्सा है वो आपको किधर मिलेगा? अधिकांश हिस्सा आपको मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा आपको उत्तरी गोलार्ध में भी मिलता है। अधिकांश हिस्सा कहां मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा आपको उत्तरी गोलार्ध में भी इसका मिलता है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, और एंडीज यहीं पर स्थित है। ये एंडीज पर्वत है, ये पूरी श्रृंखला यहां पर पाई जाती है। इसके पूर्व में
अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर पाया जाएगा। दो महासागर ये स्थित है, ये आपका अटलांटिक है और ये आपका पैसिफिक है। ठीक है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी ये क्या है? अमेजन नदी, उसका नाम है अमेजन, तो ये यहां पर बहती है। ठीक है। और ये बड़ी सबसे एरिया है ना, लंबाई के मामले में यहां पे देखिए नील नदी भी मैंने आपको बताया था, ये अफ्रीका में बहती है और ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी पूछा जाएगा तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो अफ्रीका में। और अगर सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो बड़ी का मतलब यहां पर है कि उसका जो कैचमेंट एरिया है, जितना उसका विस्तार है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? अमेजन नदी, वो यहां पर बहती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और फिर बात आती है अंटार्कटिका, बहुत बड़ा महाद्वीप है, पूरा दक्षिणी गोलार्ध में आपको ये स्थित मिलेगा, साउथ हेमिस्फीयर में मिलेगा, बर्फ की मोटी चादरों से हमेशा ढका रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। भारत के शोध स्थल है जो पूछे जाते हैं, एक है आपका मैत्री, है कि नहीं? एक है आपका दूसरा भारती, मैत्री भारती, और एक नाम आपको और पता होगा और वो है क्या? गंगोत्री। भारती जो है ये परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो इंडिया के द्वारा कमीशन किया गया था, है ना। और ये इंडिया का तीसरा अंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटी और एक्टिव स्टेशन आप कह सकते हैं। 2 रिसर्च स्टेशन है जो एक्टिव है, उनमें से एक ये है, एक भारती और एक मैत्री। लेकिन इंडिया का जो फर्स्ट रिसर्च फैसिलिटी जो वहां पे डेवलप की गई थी पहली, तो वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से की गई थी। तो दक्षिण गंगोत्री ये सबसे पहले, है ना। अब इसको सप्लाई बेस के तौर पर यूज किया जाता है, तो ये दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले थी। एक्टिव तौर पे अभी देखेंगे तो ये दोनों हैं, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के तौर पर अब यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। आपकी किताब में नहीं दिया है लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये हमारा आपका जो डिस्कशन हुआ, इसमें हमने देख लिया किसके बारे में? महाद्वीपों के बारे में। लेकिन अभी हमारा जलमंडल बच रहा है, तो चलिए अब हम जलमंडल के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। तो जलमंडल का जहां तक मामला है, जलमंडल इसी पे हमको देखना है। यहां पर आइए, ये आपका मैप है ये। अब हम एक एक समुद्री क्षेत्र को उठा के देखते हैं। पृथ्वी को हमने आपको बताया था कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी का 71% ये क्या पाया जाता है? वाटर बॉडी है। 29% क्या पाया जाता है? लैंड पाया जाता है। ये रेशियो है। पृथ्वी का 71% भाग जलीय है और जलीय होने के कारण यह ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से हम जानते हैं। उसमें ब्लू प्लेनेट में योगदान समुद्रों का भी है, बड़ी बड़ी झीलों का भी है, हिमनदियों का भी है, भूमिगत जल भी पाया जाता है, वायुमंडल की जो जलवाष्प है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। पृथ्वी पर जो 97% जल ये टोटल पाया जा रहा है, टोटल जल का 97%, 97% जल ये महासागरों में पाया जाता है। हमने आपसे कहा जलवाष्प भी है, हमने आपसे कहा भूमिगत जल है, झीलें हैं, नदियां हैं, लेकिन 97% ये महासागरों में, ओशन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो जल है वो यहीं पर पाया जाता है। और ये जल हमारे किसी उपयोग के लिए नहीं होता है। शेष जो जल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में पाया जाएगा, हिमनदियों में पाया जाएगा, भूमिगत जल के रूप में पाया जाएगा। लेकिन अलवणीय जल जिसका मानव जीवन में उपयोग है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 71% जलीय भाग होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जल की क्राइसिस इसीलिए है क्योंकि वो 71% जल मानवीय उपयोग में नहीं आ सकता, इस्तेमाल नहीं हो सकता। नीला ग्रह होने के बावजूद भी हम पानी की समस्या से क्यों जूझते हैं? क्योंकि वो जल हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जल संकट की स्थिति आ जाती है। ठीक है। अब ये जो महासागर है जलमंडल के सबसे प्रमुख भाग हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि जो जल है वो गतिशील होता है। महासागरीय जल भी हमेशा गति करता है। ज्वार भाटा, तरंगें, महासागरीय धाराएं ये इसके गति का कारण बनती हैं।
अगर हम महासागरों के आकार के क्रम में उनको व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन 1/3 ऑफ टोटल ओशनिक बॉडी, जितना भी टोटल ओशन है, पूरे महासागर हैं, जितना भी टोटल मिला के जल है, उसका 1/3 तो अकेले महासागर, प्रशांत महासागर ही कवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में हम चलें तो सेकंड स्थान पर आपका आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। और थर्ड नंबर पर आपका आता है हिंद महासागर, जिसको आप इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। और फोर्थ पर कौन सा आ जाएगा? साउथ या दक्षिणी महासागर। साउथ ओशन उसको बोलते हैं, सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर। और पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा आर्कटिक, जो उत्तर में है, आर्कटिक ओशन। ये पांचों का क्रम याद रखना। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, 1/3 जल तो इसी में है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच, जो हमने मैरियाना गर्त बताया, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर की जब आप स्थिति देखेंगे तो वो आपको वृत्ताकार मिलेगा, आपको वो वृत्ताकार मिलेगा। यहां पर देखिए, इसी मैप में वृत्ताकार मिलेगा। ये एरिया देखिए, यहां ये सब इधर हो गया प्रशांत महासागर का, और ये हिस्सा इधर हो गया, और इन दोनों गोलों को आप जोड़ेंगे तो लगभग वृत्ताकार आपको ये मिल जाएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ये स्थित मिलेंगे। एशिया इसके किस तट पे मिलेगा? मैंने आपको अभी बताया था ना, ये पश्चिमी तट है इसका, और वो पूर्वी तट है। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके पश्चिमी तट पे मिलेंगे, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके पूर्वी तट पर मिलेंगे। क्योंकि इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा गोल। आप जब मैप ऐसे जोड़ देंगे, ग्लोब पे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। और इसके बाद में अगर हम देखें अटलांटिक को, तो ये एस आकार का आपको नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? एस आकार का। ये देखिए, इसका आकार है, एस आकार का नजर आएगा। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका आपको मिलेंगे। ठीक है, अटलांटिक महासागर के बारे में कहा जाता है ये महासागर अभी डेवलपिंग फेज में है। तो इसके किनारे किनारे पर जो इसका किनारा है ये दंतुरित है। दंतुरित का मतलब ऐसे कटा छटा, इस तरीके का आकार मिलेगा, दंतुरित, कटा छटा। और दंतुरित होने के कारण ये प्राकृतिक जो पोर्ट होते हैं, नेचुरल पोताश्रय जो होते हैं, जो पत्तन होते हैं, उनके लिए आदर्श स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है। व्यापार की दृष्टि से भी इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, बहुत ही बढ़िया स्थिति इसकी पाई जाती है। तो व्यापार की दृष्टि से महत्व होने के कारण व्यस्ततम महासागर भी यह है, सबसे व्यस्त महासागर यही है। हिंद महासागर की बात करें, ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, हिंदुस्तान, भारत, ऐसा अकेला है जिसका देश के नाम पे नाम पड़ा हुआ है। इसीलिए भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग है। ठीक है, दंतुरित तट को अगर आपको देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ये तट ऐसे दिखते हैं, ये तट है, ये देखिए यहां पर ऐसे ऐसे जगह मिल जाती है। तो आपको मैप में तो ये जगह बड़ी कम दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये जगह इतनी कम नहीं होती है। यहाँ पे बड़े बड़े पोताश्रय डेवलप किए जा सकते हैं, पोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। ये देखिए, ये बेलफास्ट है, ये डबलिन है, ये दंतुरित तटरेखा दिखाई जा रही है। और अगर आप इंडियन ओशन की बात करेंगे तो अकेला ऐसा है जिसका किसी देश के नाम पर ये नाम रखा गया है। ये पूरा एरिया आपका इंडियन ओशन का है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, अफ्रीका के पूरब में और भारत के दक्षिण में ये पाया जाता है। और ये महासागर अगर आप ऐसे देखेंगे तो त्रिभुज के आकार का आपको मिलेगा। इसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का मिलेगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए एस आकार का तो अटलांटिक महासागर, त्रिभुज के आकार का हिंद महासागर,
गोलाकार, गोल आकार किसका है? तो आप कहिए पैसिफिक ओशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? एशिया, पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सबको ये टच करता है। फिर हम आते हैं साउथ में और देखते हैं यहां पर ये दक्षिणी महासागर को। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, जो ये अंटार्कटिका है इसके चारों तरफ जो ये एरिया फैला हुआ है, इसको कहते हैं 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो यहां से गुजरती है। आर्कटिक उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव जो वृत्त है उसके चारों तरफ ये फैला मिल जाएगा। यहां पर ये आर्कटिक है। आप ग्लोब में देखेंगे तो ये गोल गोल आपको ऐसे नजर आएगा। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से इसकी कनेक्टिविटी इधर से पाई जाती है और इसको कहा जाता है क्या? बेरिंग जल संधि। प्रशांत जल और ये जल, प्रशांत का जल और ये जल बेरिंग जल संधि के द्वारा कनेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। इधर आप आएंगे तो ये पूरा हिस्सा उत्तरी अमेरिका से, और इधर जब आप जाएंगे एशिया की तरफ तो ये वाला जो हिस्सा है वो यूरोप और एशिया का हिस्सा मिला के यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया से क्या है? घिरा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो यूरेशिया अगर कहा जाए कहीं पे तो यूरेशिया का मतलब समझिएगा क्या? यूरोप और एशिया। यूरेशिया, तो यूरेशिया का मतलब है यूरोप एंड एशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो कौन सा महासागर है जिसको यूरोप और एशिया दोनों घेरे हैं? तो आप कह दीजिए आर्कटिक महासागर। अब मैं आपसे यहां पे ये आकार बना रहा हूं, ये किस महासागर का है? तो ये पैसिफिक ओशन का। ये किस महासागर का है? तो ये आप बताइए इंडियन ओशन का। और ये किस महासागर का ऐसा आकार है? तो ये आप कह दीजिए अटलांटिक ओशन का। ऐसे दिमाग में बिठा के चीजों को रखिए। तो हमने देख लिया जलमंडल, स्थल मंडल। अब चलिए देख लेते हैं वायुमंडल को। ठीक है, अगर लैंडमास की बात करें तो देखिए एशिया सबसे बड़ा है, मैंने आपको भी बताया था जो स्थल मंडल देखा है, नंबर 1। सेकंड पे आपका अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ, ठीक है, फिफ्थ पे ये आपका अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे ये यूरोप और 7 पे ये ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर जरूरत पड़े तो ऐसे बना भी दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट बचे, एक है जल संधि और एक है स्थल संधि। अभी बार बार ये आ रहा था ना, जैसे हमने कहा कि बेरिंग जल संधि के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। कौन सा? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाला एक सकरा भाग है बेरिंग जल संधि। तो जल संधि क्या होती है? जल संधि से वो कनेक्ट हो गया, किससे? प्रशांत महासागर से। तो जो जल संधि होती है ये पानी का सकरा भाग होता है, 2 बड़ी जलराशि को ये जोड़ता है, चाहे समुद्र हो महासागर हो, उनको जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है और इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, पाक स्टेट के नाम से। ये पाकिस्तान नहीं है, पाक स्टेट के नाम से इसको जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से इसको जानते हैं। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में। दूसरा हम देखें यहां पे एक है स्थल संधि। तो स्थल संधि स्थल का सकरा भाग होता है, संधि का मतलब जोड़ने वाला। जल संधि जल को जल से जोड़ेगा और स्थल संधि स्थल को स्थल से जोड़ेगा। 2 बड़े स्थलीय खंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये स्थल संधि। क्या है? पनामा, पनामा यहां पर ये जुड़ जाता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपके हो गए। अब हमको अगला देखना है, अगर आप इसको मैप में देखना चाहते हैं, जो आपके महाद्वीप थे उनको ऐसे दिखाएंगे तो एक रूप में ये भी आपसे पूछा जा सकता है तुलनात्मक आकार। तो सबसे बड़ा आकार जो होगा वो एशिया का। ठीक है, दूसरा आकार देखिए, बॉक्सेस गिन लीजिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 और इसमें 5 है तो 25, 12 और 25 37, और ये देखिए 37 और 4 41 और 3 44। ये 44 बॉक्सेज इन्होंने बनाए हैं, समान आकार के हैं। यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 28, ये 30 बनाए हैं।
तो ये 44 बॉक्सों का बना हुआ है, ये 30 बॉक्सों का बना हुआ है। और उत्तर अमेरिका आप देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पर आता है, 1 2 3 4 5 और 4 है, तो ये 20 बॉक्स का ही बना हुआ है, ये थर्ड पोजीशन पे है। ऐसे आप इसमें तुलनात्मक रूप में इसको दिखाने के लिए इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको देखना है वायुमंडल के बारे में। क्या देखना है? वायुमंडल को। एटमॉस्फेयर, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत पाई जाती है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। किसको वायुमंडल कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस की परत पाई जाती है, वायुमंडल उसी को कहते हैं, एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर इसको कहा जाता है। वायु की जो ये पतली परत है वो हमारे ग्रह पे जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। भाई जो हम इनहेल करते हैं वो वायु कहाँ से आई, और जो हमने एक्सहेल किया, निकाला, वो कहाँ पे जाएगी? वायुमंडल में ही तो रहती है। और साथ साथ में ये जीवनदायी गैस तो हमको वायु तो देती ही है, साथ साथ में ये हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से रक्षा भी करती है। हमारा जो वायुमंडल है ये 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, नीचे से आप देखेंगे ऊपर तक, है ना। इसके वायुमंडल जो है इसमें हम तापमान के आधार पर, इनके अन्य घटकों के आधार पर इसको कई परतों में बांट के इसका हम अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला जो मंडल पाया जाता है सबसे नीचे, यह है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, उसके ऊपर पाया जाता है मध्य, फिर आयन, और फिर पाया जाता है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल आप याद कर लीजिए। पृथ्वी की सतह से आप शुरू करिए तो सबसे पहले क्षोभ, उसके ऊपर समताप, फिर मध्य, फिर आयन, फिर बहिर्मंडल, ये पाया जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। हमारे पूरे वायुमंडल में 99% जो गैस पाई जाती है, जो हवा पाई जाती है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 99% यही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% यही पाई जाती है। इसमें भी अगर हम नाइट्रोजन देखें आयतन के हिसाब से तो 78%, और ऑक्सीजन देखें तो 21%। तो 71 और 21 ये 99 आपका हो गया। बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब और कई गैसें हैं जो पाई जाती हैं। जब आप उच्च कक्षा में पहुंचेंगे, हायर क्लास में पहुंचेंगे, तो वहां पे इसको पढ़ेंगे। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए प्रयुक्त करते हैं, नाइट्रोजन हमारी वृद्धि के लिए, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम जो खाते हैं, फसल जो पैदा होती है तभी हमको खाने को मिलता है, तो पौधों की वृद्धि के लिए वो बहुत जरूरी है, और उसी से हमको अनाज मिलता है, फल मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, बहुत कम मात्रा में हम छोड़ रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे जो व्हीकल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और बढ़ने का कारण है पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वायुमंडल में रह जाती है, वायुमंडल में रह जाती है तभी तो बढ़ती है। और अगर ये बढ़ती है तो इसमें पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ाने का गुण पाया जाता है, पृथ्वी को ये गर्म रखती है, पौधों की वृद्धि के लिए यह आवश्यक मानी जाती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे ठंडक में आप आग सेकते हैं, और आग सेकते समय अगर आपके हाथ को आग में रख दिया जाए तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ठीक ठाक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए जरूरी है, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, वायुमंडल को गर्म रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है, तापीय स्थितियां पाई जाती हैं, बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो दिक्कत हो जाती है ना। वैश्विक तापन की स्थिति हो जाती है तो समस्या हो जाती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा हो जाएगा हमको सरवाइव करना मुश्किल होगा। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की जो घनत्व है उसमें भी अंतर आता जाता है। ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो सांस लेने के लिए आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जो पर्वतारोही लोग होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं,
ऊंचाई पर जब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो काफी विरल पाई जाती है, तापमान ऊपर घटता चला जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर जो दबाव डालता है नीचे, है ना, ऊपर की जो आप जा रहे हैं तो ऊपर की ओर आप बढ़ते चले गए ऊंचाई पे, तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम मिल रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान भी घटेगा, इसको भी हमको मैनेज करना है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इस दबाव में अंतर पाया जाता है। तो केवल ऊंचाई में ही नहीं, ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटेगा, तो हम सिलेंडर लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान में इसमें अंतर पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक बराबर ऊंचाई पे हर जगह समान होगा, ऐसा नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होगा। कुछ क्षेत्रों में हमको हाई प्रेशर महसूस होगा, कुछ क्षेत्रों में हमको लो प्रेशर महसूस होगा। और जो वायु होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो अगर एक स्थान पर हाई प्रेशर है और एक स्थान पर लो प्रेशर है तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। मान लीजिए ऐसे ढाल है तो पानी आप डालेंगे तो ये हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई ज्यादा है, तो इधर से इधर पानी जाएगा ना। ऐसे ही इसको भी ध्यान लिख लीजिए कि वायु भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। कोई आपसे पूछे कि वायु कब तक चलती रहती है? जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर नहीं हो जाते। बात समझ में आ गई? इसी में जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं स्थल मंडल की, जल मंडल की और आपकी इसकी भूमंडल की, तो एक यहीं पर ऐसा स्थान जहां पर आपको स्थल भी मिले, जल भी मिले, हवा भी मिले और एक सीमित एरिया हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये स्थल मंडल भी है, यहां पर ये वायुमंडल भी है और ये आपका जल मंडल भी है। तो इसी में एक सीमित भाग जहां पर जीव रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है वो ऐसा एरिया है जहां पर जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी प्रजातियां उनकी पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव से लगा के बड़े बड़े जीव तक। चींटी भी मिलेगी, ऐसे जीव जंतु मिलेंगे जो सही दिखाई न दे, हाथी भी वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जीवमंडल ऐसा स्थल है, ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन सब इसके लिए जरूरी है वायु, जल और स्थल, तो तीनों यहां पर उपस्थित होना जरूरी है। अब जीवमंडल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक जंतु जगत और एक पादप जगत, है ना। जहां पर पादप पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उसको पादप जगत बोल देंगे। जहां पे जीव जंतु पाए जाएंगे, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसको क्या बोलेंगे? जंतु जगत। मनुष्य भी एक क्या है? प्राणी ही तो है सामान्य सा। साइंस की दृष्टि से ये कुछ नहीं, बस ये सामाजिक हो गया है। ठीक है, लेकिन जरूरी यही है कि ये जो तीनों परिमंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें पारस्परिक क्रिया हो, एक दूसरे से ये प्रभावित हो और एक दूसरे को प्रभावित करें, है ना, तभी ये काम बन पाएगा, नहीं तो ऐसा स्थल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे प्रभावित कैसे करते हैं, मान लीजिए पादपों की हम बात करें, ये पेड़ पौधे लगे हैं। अब ये पेड़ पौधे एक तो जीव जंतुओं के आहार का आधार है। ये मान लीजिए कोई ऊंट है तो ये इसको खाता भी है। ये जलमंडल है तो इसको देखिए, हाथी को पानी पीना है, यहाँ गया, हिरन को पानी पीना है। अब मान लीजिए ये पेड़ काट दिया गया, तो इस पेड़ के काटने के बाद कई चीजें, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं। तीसरा, ये जहां पर लगे थे वहां पे कटाव का कारण बन जाएंगे, अपर्दन यहां पे होने लगेगा। अगर तटीय क्षेत्रों में इनको लगा दिया जाए तो सुनामी जैसी स्थितियां भी आती हैं, तो सामान्य रहते हैं मामला। और अगर ये नहीं है तो कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है, दूषित पदार्थ जाके नदियों में मिल जाते हैं, नदीय जल डिस्टर्ब होता है। नदीय जल डिस्टर्ब होता है तो उससे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम फैक्ट्रीज लगा देते हैं, वायुमंडल में जाके गैसें मिलती हैं, वायुमंडल डिस्टर्ब होता है। वायुमंडल डिस्टर्ब होगा तो मानव जीवन सहित हर जीव जंतु का जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। उद्योग धंधे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे संयंत्रों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो उनसे जो प्रदूषण निकलेगा वो कहां पे जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक निश्चित सीमा तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये वृद्धि ज्यादा हो गई
तो तापमान में वृद्धि का यह कारण बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन का कारण बनेगी। तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाश्वत विकास की संकल्पना इसीलिए जरूरी है। शाश्वत विकास की संकल्पना का अर्थ होता है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उपयोग करना, संसाधनों का सीमित उपयोग करना, जिससे कि वो भविष्य के लिए नष्ट ना हो जाए। तो जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल हम भले ही अलग अलग अपनी अध्ययन की सुविधा के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं। एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक में जो दिए हैं, चलिए ये पर्वतारोही जब जाते हैं, वो हमने यहाँ पे ये इमेज आपकी बुक में दी हुई है। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर देखिए रख के लेके जाते हैं। इनकी पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर वायुमंडल विरल होता चला जाता है, तो वहां पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो ये सिलेंडर लेके जाते हैं। ये दिखाया गया है। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो 4 प्रमुख परिमंडल, एक भूमंडल, एक जलमंडल और एक वायुमंडल, और साथ में एक हमने आपको बताया जीवमंडल। तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और फिर एक इनके मिलन का जो स्थल, सीमित स्थल, जिसको हम कहते हैं जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया है ना, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस तरीके से आप, सबसे छोटा इसमें कौन, बड़ा कौन, ये सब आप जानते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो एक आपका है ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हिस्सा, और दूसरा यहां पर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों दक्षिणी गोलार्ध में है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो ये परतें, 5 परतें मैंने आपको बताई हैं। नीचे से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले सबसे नीचे आपको मिलेगी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद में आपको मिलेगा आयन मंडल। आगे इन परतों की विशेषताएं आप देखेंगे और फिर आपको मिल जाएगा बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल आपके हैं और ये क्रम से लिखे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर इसी कारण से ये ब्लू दिखाई देती है। ब्लू है पानी पानी, तो इसी कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप मैप में देखिए तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर हिस्सा आपको स्थलीय नजर आएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का हिस्सा, यूरोप, एशिया, और दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा, अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, वह इतना ही मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप पाए जाने के कारण, महाद्वीपीय एरिया ज्यादा पाए जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह, और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय ग्रह, गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवमंडल स्थल, जल और वायुमंडल, इनके बीच का एक सीमित भूभाग है, और ये वो भाग है जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जहां पे जीवन है। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी, सभी पक्षी, सब यहीं पर रहते हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड भी ये होते हैं, है ना, एक दूसरे से और जीवमंडल से ये कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? मैंने आपको बताया था ये पर्वत श्रृंखला का नाम है क्या? यूरॉल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये जल संधि से नहीं, स्थल संधि से जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मैंने आपको बताया था 78% क्या है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो जो स्थल मंडल है, ये थल मंडल लिखा है, स्थल मंडल इसी को बोलते हैं। तो थल मंडल ये ठोस चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया।
और सेकंड पे क्या है, अफ्रीका। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो मैंने क्या बताया था, मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच। डॉट डॉट डॉट, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो ये हिंद महासागर का नाम, किसका, हिंद। अगला, स्थल जल और हवा का एक सीमित भूभाग जो जीवन के लिए सहायक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल। क्या कहते हैं, जीवमंडल। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यूरेशिया। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है पूरी पृथ्वी पर, तो यह है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। तो ये आपका एक्सरसाइज वाला काम भी कंप्लीट हो गया। बाकी आपकी किताब में आओ कुछ करें ये दिया हुआ है, तो उसको आप करिएगा, वो आपके लिए है। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आप अपनी जो परीक्षा है, आने वाली परीक्षा, अब वो चाहे आप 6th क्लास में हैं तब भी, और चाहे आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल वहां पर भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, इन्हीं फैक्ट्स के माध्यम से बनाया जाता है। तो आप इसको तैयार करें, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाएं, बहुत अच्छा लगे तो आप इसको लाइक का बटन दबा के जाएं। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।